असदुद्दीन ओवैसी जो पीडीएम का फॉर्मूला उन्होंने तैयार किया है, वो पीडीएम के फॉर्मूले पर अपने 10 कैंडिडेट उतारेंगे। असदुद्दीन ओवैसी इतने एक्टिव उनकी पार्टी, खास तौर पर कुंदर की एक ऐसी सीट है जहां पर एआईएमआईएम के मजबूत दावेदार भी हैं वहां पर, और जो कुंदर की सीट है वहां से उनके चेयरमैन भी हैं। उससे लगती हुई संभल लोकसभा है, संभल के चेयरमैन है अखिलेश यादव के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में जो दलित बैंक को साध रहे हैं, जो अलग अलग एरियो में जिस जिस वोट बैंक का वहां पर अच्छा प्रतिशत है, उन नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर किन किन नेताओं को जमीन पर उतारा जाए, किस कैंडिडेट को वहां से टिकट दिया जाए। कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि अखिलेश मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है मीडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। चर्चाएं उपचुनाव की हो रही हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार नहीं बनी है। चर्चाएं ये चल रही हैं कि अगस्त तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। ऐसी भविष्यवाणी लालू प्रसाद यादव ने की है और कई सारे नेताओं ने भी ऐसी भविष्यवाणी कर दी है। लोगों का कहना है कि अगस्त तक, और अगस्त में 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भाषण नहीं दे पाएंगे। और आने वाले वक्त में क्या 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री भाषण देंगे या नहीं देंगे, ये पूरा देश इंतजार कर रहा है। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, और ये उपचुनाव खास तौर पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में इसकी कमान आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा ने इसमें कुछ कमाल नहीं करके दिखाया तो सीधा सीधा असर उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सर पर फूटेगा। साफ तौर पर भारतीय जनता इसका ठीकरा सीएम योगी आदित्यनाथ के सर पर फोड़ देगी, और इसका आने वाले वक्त में कुछ अलग ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ के ऊपर इस पूरे इलेक्शन की कमान है। ऐसे में जब अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला चलता नजर आ रहा है, साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश भर में इंडिया अलायंस ने जिस तरीके से मेहनत करने के बाद में सीटें लेकर आई है, और बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार नहीं बन पाई है। अब ऐसे में जब अखिलेश यादव का पीडीए का फॉर्मूला चल रहा है, तो अब पूरी तैयारी के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ जमीन पर उतरकर मेहनत करते नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले अब ये जो त्रिकोणीय मुकाबला कहें या चार तरफा मुकाबला कहें, क्योंकि इस उपचुनाव में दलित वोट बैंक बहुत ही अहम रहने वाला है। जैसे कि 2024 में आपने देख लिया कि दलित वोट बैंक बीजेपी से छिटक कर सीधा इंडिया अलायंस की तरफ चला गया। दलित वोट बैंक अखिलेश यादव के साथ और राहुल गांधी के साथ में गया है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि सिर्फ दलित वोट बैंक ही है जो हार और जीत का फैसला करते हैं। उपचुनाव में ऐलान कर दिया है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी कि वो 10 की 10 सीटों पर उपचुनाव में उतरेगी, अपने कैंडिडेट उतारेगी। दलित वोट बैंक की बात करें तो दलित वोट बैंक को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद भी उपचुनाव में उतरने की तैयारी में लग गए हैं। उनकी पूरी पार्टी तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव लड़ाने की। बहुजन समाज पार्टी भी है। अब बहुजन समाज पार्टी का जैसा रिजल्ट इस चुनाव में रहा है, उससे कहीं ना कहीं अब वो पूरी तैयारी के साथ में मैदान में उतरेगी और उपचुनाव में अपने कैंडिडेट उतारेगी। तो ये जो सारी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में आकर इस बार उपचुनाव में अपनी पूरी एड़ी से चोटी तक का जोर लगाकर अपने अपने कैंडिडेट को जिताने की तैयारी में लग जाएंगे। अखिलेश ने अपने नेताओं से फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में जो दलित बैंक को साध रहे हैं, जो अलग अलग एरियो में जिस जिस वोट बैंक का वहां पर अच्छा प्रतिशत है, उन नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर किन किन नेताओं को जमीन पर उतारा जाए, किस कैंडिडेट को वहां से टिकट दिया जाए।
सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है, अखिलेश यादव का इस वक्त सबसे जो ज्यादा फोकस है वो दलित वोट बैंक पर है। अखिलेश यादव के साथ में आप देख सकते हैं अयोध्या से जो नए सांसद बने हैं अवधेश प्रसाद, वो कांधे से कांधा मिलाकर अखिलेश यादव के साथ चलते नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा उन्हें फ्रंट फुट पर अखिलेश यादव रख रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट से बाहर भी अखिलेश यादव के साथ साथ अवधेश प्रसाद उनसे मिलते जुलते और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर वो चल रहे हैं, उन्हें ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दलित वोट बैंक और खास तौर पर दलित के पासी जो बिरादरी है उस पर अखिलेश यादव ज्यादा तवज्जो देने जा रहे हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है, अखिलेश यादव कांग्रेस एक साथ मिलकर उपचुनाव लड़ सकती है। कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की साठगांठ चल रही है। करीब 10 में से 6 सीटें या 7 सीटों पर अखिलेश यादव अपने कैंडिडेट उतारेंगे और 3 से 4 सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच में देखने को मिलेगा। और अब ऐसे में एएसपी, बीएसपी और एआईएमआईएम जब अपने कैंडिडेट उतारेगी तो किस तरीके का ये मुकाबला सामने आएगा, किस जगह पर कौन सी विधानसभा में कौन सा कैंडिडेट मजबूत होगा। जैसे कि अभी बीते दिनों पहले आपने देखा एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने ऐलान कर दिया था कि हम उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीटों पर चुनावी मैदान में कूदेंगे। सबसे जो हॉट सीट मानी जा रही है वो मीरापुर है, जहां पर अभी शौकत अली गए थे। उसके बाद में अभी कुंदर की जो विधानसभा सीट है जो मुरादाबाद में लगती है, वहां पर भी अभी शौकत अली की नजरें वहां पर जमी हुई हैं। खास तौर पर कुंदर की एक ऐसी सीट है जहां पर एआईएमआईएम के मजबूत दावेदार भी हैं वहां पर, और जो कुंदर की सीट है वहां से उनके चेयरमैन भी हैं। उससे लगती हुई संभल लोकसभा है, संभल के चेयरमैन है वो भी एआईएमआईएम से हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र है ये एआईएमआईएम के लिए नर्म जमीन की तरह हम कह सकते हैं कि वहां की मिट्टी उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। इसलिए वो फोकस पूरा मीरापुर और कुंदर की जैसी सीटों पर लगाते उनके नेता शौकत अली दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अभी प्रभारी बनाया था चौधरी मुशीर को, वो लगातार वहां पर जाकर काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो वहां के चेयरमैन है वो भी वहां पर काम कर रहे हैं। अब सवाल खड़ा होता है चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उन्होंने पहला भाषण पार्लियामेंट के अंदर दिया है, 6-7 मिनट का उन्होंने भाषण में तमाम जो देश में अहम मुद्दे हैं उनको चंद्रशेखर ने उठाया है। इन मुद्दों को उठाने के बाद में कहीं ना कहीं उन्होंने ना सिर्फ नगीना की जनता को भरोसे में लिया है बल्कि देश की जनता को उन्होंने अपने भरोसे में लिया है कि वो एक अच्छे नेता हैं और अच्छे स्पीकर हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में अपने पहले भाषण से ये कुछ दिखाकर साफ तौर पर पेश कर दिया है कि वो किस तरीके के नेता हैं। ना सिर्फ मुसलमान और दलित के बल्कि हर बिरादरी की उन्होंने जिक्र किया है, किसान से लेकर हर स्टूडेंट्स, हर मुद्दे पर उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी स्पीच दी है। जिन 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं उसमें करहल विधानसभा है, मिल्कीपुर, खैर विधानसभा, कुंदर की विधानसभा, मीरापुर, कटेरी, गाजियाबाद, फूलपुर, मजवा और सीसामऊ, ये 10 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं। इन सीटों पर खास तौर पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में हैं। अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी यहां पर सभाएं करते उत्तर प्रदेश में नजर आएंगे। अब सवाल यह खड़ा होता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो पीडीएम का फॉर्मूला उन्होंने तैयार किया है, वो पीडीएम के फॉर्मूले पर अपने 10 कैंडिडेट उतारेंगे। असदुद्दीन ओवैसी इतने एक्टिव उनकी पार्टी अभी तक उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से 2024 में उन्होंने पीडीएम का फॉर्मूला बनाया और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं वो इस उपचुनाव में अपना रिजल्ट दे सकते हैं। कहीं जो मेहनत है उनकी पूरी पार्टी कुंदर की और मीरापुर जैसी सीटों पर चुनाव लड़कर वो भी अपना कहीं ना कहीं मजबूती दिखा सकते हैं। खास तौर पर अवधेश शर्मा की मैंने बात की थी, अवधेश प्रसाद की, जो अयोध्या से सांसद है, अखिलेश यादव उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। करल सीट से उम्मीद ये जताई जा रही है कि अपनी उस सीट से अखिलेश यादव उनके अवधेश प्रसाद के बेटे को उम्मीदवार बना सकते हैं। तो ये सेमीफाइनल के तौर पर
ये चुनाव देखा जा रहा है। इस चुनाव में कौन कितनी सीटें जीतेगा और 2027 के लिए ये चुनाव अहम माना जा रहा है, खास तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए। योगी आदित्यनाथ के लिए ये एक लिटमस टेस्ट के जैसा है कि आखिर योगी आदित्यनाथ अपने इस टेस्ट में पास होते हैं या फेल होते हैं। अगर फेल होते हैं, वो सीटें मन मुताबिक नहीं लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का ये सफर कहीं ना कहीं डगमगाता नजर आएगा 2027 के लिए भी। बीजेपी योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। आपको क्या लगता है? असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी, एआईएमआईएम और एएसपी, बीएसपी, तमाम ये जो पार्टियां हैं, इसमें कौन कैंडिडेट किस पार्टी से जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे? आपको क्या लगता है? आप अपनी कीमती राय में जरूर दीजिए। देखते रहिए मीडिया वॉइस सरफराज शेख के साथ। शुक्रिया।